हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है बोर मैग्नेट्रॉन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कि बोर मैग्नेट्रॉन ने, बोर हमारे पास क्या था, एक नील बोर हमारे पास साइंटिस्ट था। तो उसने क्या बताया था, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी एटम में सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू आती है बोर मैग्नेट्रॉन की, जो बोर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो चीजें हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। तो देखो, इसके लिए हम करते हैं कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी एटम के अंदर। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक एटम है, इसके अंदर हमने ये इसका क्या मान लिया, न्यूक्लियस हमने एज्यूम कर लिया भाई। न्यूक्लियस के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये हमने क्या माना है, एटम एज्यूम किया है, ये हमने क्या माना है, इसका न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो आपको पता होता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो अगर मान लेते हैं ये कोई हमारे पास बैटरी के दो टर्मिनल हैं, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, नेगेटिव टर्मिनल। अगर आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, तो आपका जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा। तो यही बात इसमें है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक एटम के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसके अंदर जो करंट आएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए था कि करंट और इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है भाई, अब इसके जैसे हम कोई भी एटम या कोई भी वायर एज्यूम करते हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो पहले जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक फेज के अंदर करंट, अगर करंट आपका क्या जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाता है, यानी करंट अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये किस पोल की तरह एक्ट करेगा भाई, ये एक्ट करेगा आपका साउथ पोल की तरह। और अगर करंट आपका किस से जाता था, किस डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो वो किसकी तरह एक्ट करता था, आपका नॉर्थ पोल की तरह। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो ब्लू लाइन से मैंने आपको दिखाया हुआ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस फेज के अंदर जो करंट जाएगा वो कैसा जाएगा, साउथ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाएगा। और जो इसका लोअर फेस होगा उसके अंदर कैसे जाएगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो लोअर फेज के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो इसके अंदर आपका जो करंट फ्लो करेगा, वो करंट कैसे फ्लो करेगा भाई, इसमें आपका करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये फिर किसकी तरह एक्ट करेगा, आपका नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। तो एक अपर फेज के अंदर आपका करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लोअर फेज के अंदर आपका करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन्हीं दोनों चीजों को हमें क्या करना, अंडरस्टूड करना है, जो हमारे नील्स बोर ने बताया था वही चीज के बारे में बताया था। तो देखो नेक्स्ट कैसे ये काम करेगा भाई, अगर इसके अंदर करंट आई फ्लो करता है। अब देखो, जो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो बोर ने जो मैग्नेट्रॉन के बारे में बताया, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो हमारे पास कैसे आती है भाई, EH डिवाइड बाई 4πm। इसी को हमने बोर मैग्नेट्रॉन का नाम दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पर बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास करंट फ्लो करके जाता है इसमें, तो करंट हमारे पास किसके इक्वल जाएगा भाई, अगर चार्ज मूव करेगा तो करंट आएगा, आई से हम करंट दिखा देते हैं। और करंट का आपके पास फॉर्मूला होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम।
अब देखो इसके अंदर जो चार्ज है क्यू वो किसके इक्वल है, कौन इसके अंदर मूव कर रहा है भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है। तो क्या की जगह हम क्या कर देंगे, E डिवाइड बाई हमारे पास क्या होगा टाइम पीरियड T, ये हमारे पास आ जाता है। अब देखो ये कोई एटम है, अगर इसके अंदर मान लीजिए ये इसका सर्कुलर ऑर्बिट है किसका, इलेक्ट्रॉन के मूव करने का, और इसकी रेडियस हम किसके इक्वल मान लेते हैं, R के इक्वल हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं भाई, और ये सर्कुलर पाथ के अंदर जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या आपकी ओमेगा के इक्वल हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। अब इसको रिवॉल्व करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, इस सर्कुलर पाथ को रिवॉल्व करने में, तो हमें पता है कि बट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है भाई 2 पाई म्यू, लेकिन हमें क्या निकालना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी हमने नहीं कैलकुलेट करनी है, तो यहां से ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और अगर यहां से हम टी को कैलकुलेट करते हैं तो टी हमारे पास हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। इस टाइम पीरियड की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, करंट की नई वैल्यू आ जाएगी। नाउ I इज इक्वल टू कितना आएगा भाई हमारे पास, E डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा आपका क्या होगा ऊपर चला जाता है भाई, तो I के हमारे पास क्या निकल के आ गई, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है। हम इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड एज्यूम कर लेते हैं भाई, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इन चीजों को मैं रब कर देता हूं जो मैंने आपको पहले अंडरस्टैंड करवाई है, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी अच्छे से कि कैसे हमारा करंट फ्लो करेगा और किस डायरेक्शन में वो जाएगा। इसकी वैल्यू में क्या करनी है भाई, ये प्रूव करके हमें दिखाना है। अब देखो जो हमारा ये डायग्राम था, इसके अंदर जो हमने दिखाया था अभी कि ये एक हमने एटम एज्यूम किया था, ये क्या उसका न्यूक्लियस है, और ये क्या जा रहा था भाई उसके चारों तरफ हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था अपने सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, ये उसकी रेडियस हमने r एज्यूम की थी। अब इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो एरिया होगा, एरिया किसके इक्वल होगा भाई, पाई r स्क्वायर के इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका। अब देखो इस सर्कुलर पाथ के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था हमारा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो इसका एरिया हमने निकाल दिया पाई r स्क्वायर, लेकिन साथ में हमें क्या होता है भाई बोर मैग्नेट्रॉन और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब अगर मैं इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालता हूं, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था अगर आपको याद हो, एक तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमारे पास आई थी भाई M इज इक्वल टू में M इंटू में 2L, ये आया था हमारे पास फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का। इसके अलावा अगर करंट की डायरेक्शन में, करंट की टर्म में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या था, NI इक्वल N हमारे पास क्या था नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन इसके अंदर एक ही सर्कुलर ऑर्बिट है, अगर मैं एक ही नंबर ऑफ टर्न्स इसके एज्यूम करते हैं तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी I इंटू में A, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमारे पास यहां से भी आ जाती है। तो इसके अंदर देखो जब ये इसे रिवॉल्व करेगा तो इसकी मैग्नेटिक जो डाइपोल मूवमेंट आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, I इंटू में A, तो I की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, E ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं E ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू में एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई क्या होगा भाई कैंसिल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास E ओमेगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या जाती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। लेकिन देखो हमें क्या निकालना है EH डिवाइड बाई 4 पाई m, और यहां पर हमारे पास क्या है E ओमेगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो हमें पहुंचना है इसके ऊपर, यानी हमारी डेस्टिनेशन क्या है भाई, इसको हमें क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। अब देखो जो इसमें H है ये हमारे पास क्या आएगा, H हमारे पास क्या होता है भाई, एक बोर्स ने हमारे पास क्या दिया था, एक फार्मूला दिया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो उसकी जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होती है वो क्या हो जाती है, एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, NH/2 पाई का। ये आपने ये बात ध्यान में रखनी है। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं क्योंकि ये चीजें हमारी हो चुकी है भाई क्लियर।
तो इसको यहां से मैंने रब कर दिया। तो अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसको हमें कैलकुलेट करके बता देना वही। तो यहां से देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने यहां से निकाल दी, लेकिन हमें फार्मूला प्रूव करना है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर, जो बोर ने जो मॉडल दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट का, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम होती हुई, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। यानी जो एंगुलर मोमेंटम आएगी आपकी किसकी, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे दिखा देते हैं भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास एम वी आर की इक्वल होती है। अब देखो इसका एंगुलर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई हमने लिख दिया। इसका इंटीग्रल मल्टीपल, इसको मैं n से क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, और n की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी भाई, 1 2 3 4, यानी हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर होगा, ठीक है। तो एच अपॉन 2 पाई का n क्या हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। तो बोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास कोई वेलोसिटी नहीं है भाई, ठीक है। और ये जो आया हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट, ये हमारे पास इसके अंदर क्या है भाई, एंगुलर वेलोसिटी आई है। तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां से इसको हम रब कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी भाई, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके चलना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू किसके इक्वल होती है, ओमेगा इनटू आर। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आपको पता होगा, ये होता है। अब इस v की जगह मैं पुट कर सकता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा m ओमेगा r इंटू में r इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है यहां से भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर दो, m ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये हमारे पास क्या जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है यहां से, जो हमने नील्स बोर की जो थ्योरी है वो हमने इसके ऊपर क्या की है, अप्लाई की है भाई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन आई, अब इसमें देखो इन दोनों में क्या चीज हमारे पास मिलती जुलती है भाई। हम यहां से बता सकते हैं कि जो भी चीज आएगी, देखो यहां पर हमारे पास क्या है, ओमेगा आर स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास क्या है, ओमेगा आर स्क्वायर। इस ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे, एक जगह पे पुट कर सकते हैं। तो यहां से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखो भाई ओमेगा आर स्क्वायर, तो यहां से अगर आप ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन से, तो ओमेगा आर स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। अब m क्या हुआ, नीचे चला जाएगा, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5 भाई। अब इस इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, जो यूज था हमने इसका पढ़ चुके हैं। तो इसकी वैल्यू क्या करो भाई, आप पुट करो। तो पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन 4 के अंदर 5 की वैल्यू जब आप पुट करोगे, तो m की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है भाई, यहां से हो जाएगी आपकी e ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एन एच डिवाइड बाई 2 पाई m, और इनटू में क्या था भाई आपका 2 आगे था ये, ठीक है, हमने पुट कर दी। जब इसको हम रखेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई भाई, ई एन एच डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 4 पाई m। अब देखो यहां पर
अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि m इज इक्वल टू n इंटू में ई एच डिवाइडेड बाई 4 पाई m, मैं ये लिख देता हूं। तो देखो यहां से हमारे पास किसके इक्वल आ गए, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमने दिखाई दी वो इंटीग्रल मल्टीपल आ गया किसका, ई एच डिवाइड बाई 4 पाई m का, और n हमारे पास क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी n की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, 1 2 3 4, इसके इक्वल हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी वही। अब इसमें आप क्या करोगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है वही। आगे हम क्या करते हैं, इसको मैं यहां से रख कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आया है m की वैल्यू हमारे पास आ गई वही एन ई एच डिवाइड बाई 4 पाई m। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं ऐसे लिख सकते हैं n इंटू में म्यू बी, और ये जो म्यू बी हमारे पास होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, बोहर्स मैग्नेट्रोन, हम इसका नाम दे देते हैं भाई, बोर मैग्नेट्रोन हमने इसको बता दिया। और जो बोर मैग्नेट्रोन है म्यू बी की वैल्यू हमने किसके इक्वल एज्यूम की है, ई एच डिवाइड बाई 4 पाई m, यानी ये क्या करेगा आपका एक कांस्टेंट जैसे हम लेते हैं किसी भी फार्मूले के अंदर उसकी तरह काम कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है किसका, बोर मैग्नेट्रोन का। अब देखो इस बोर मैग्नेट्रोन की जो वैल्यू आती है आपके पास, उस वो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितनी आएगी और कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है, अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। अंडरस्टैंड के अलावा और कुछ भी नहीं है आपकी फिजिक्स के अंदर। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है टॉपिक्स के ऊपर तो आप इसको आसानी से कर सकते हो भाई। अब इसको हम क्या करें, कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे भाई, म्यू बी इज इक्वल टू ई एच डिवाइड बाई 4 पाई m, तो आप इसकी वैल्यू क्या करते जाओ, पुट करते जाओ। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो बोर मैग्नेट्रॉन है h की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी वही 6.67 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको आप कैलकुलेट करते हो तो म्यू बी की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगी भाई 9.27 इंटू 10⁻24। यहां से 10 की पावर को 10 की पावर के साथ कैलकुलेट करना है और बाकी को बाकी के साथ, और जो इसकी यूनिट आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी भाई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इस बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आपको याद रखनी है कि बोर मैग्नेट्रॉन्स के अंदर आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, उसकी जो टोटल वैल्यू आती है वो आपके पास कितनी आती है भाई। अब देखो अगर बोर मैग्नेट्रॉन की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या दोगे। बोर मैग्नेट्रॉन हमारे पास क्या होता है, एक मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। देखो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यहां से इसको बोर मैग्नेट्रॉन की टर्म में हमने क्या लिखा था m इज इक्वल टू n इंटू में म्यू बी। अब यहां से हम बता सकते हैं कि जो बोर मैग्नेट्रॉन होता है वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर क्या करता है, आपका स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, यानी इट इज डिफाइंड। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वैल्यू आपको याद रखनी होंगी भाई कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है और बोर मैग्नेट्रॉन की जो लास्ट में जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे भाई, इसके अंदर लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ
मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट associated with the revolving electron in the Bohr stationary ऑर्बिट, कि बोर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके साथ जो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू एसोसिएटेड होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, बोर मैग्नेट्रॉन हम बोल लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बोर मैग्नेट्रॉन का। तो इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और जैसी भी प्रॉब्लम आए आप मुझे बता सकते हो, या जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।